नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर एशिया महाद्वीप दिख रहा है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्वतों के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप पूरे पर्वत का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कौन कौन से पर्वत हैं। ठीक है ना। तो आइए पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले देखेंगे फ्यूजी पर्वत के बारे में। ठीक है ना। फ्यूजी पर्वत दोस्तों यह जापान की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जापान की सबसे ऊँची चोटी है फ्यूजी पर्वत। ठीक है ना। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और यह पर्वत परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है। ठीक है ना। तो फ्यूजी पर्वत के बारे में आप ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अगला पर्वत है अराकान योमा पर्वत। ठीक है ना। तो यह म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत है। इस पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रियन तथा वर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है ना। और पूर्वांचल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसी पर्वत का भाग माना जाता है और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया है। ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों कि अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विक्टोरिया है। ठीक है ना। और यह म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत है अराकान योमा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया फ्यूजी पर्वत और एक हो गया हमारा अराकान योमा पर्वत। ठीक है ना। आइए अब अगला देखते हैं। देखिए अभी इसी के बारे में अराकान योमा पर्वत के बारे में ये इस पर्वतीय क्षेत्र में जो है साउथ वेस्ट मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा प्राप्त होती है, अतः यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है तथा इसे विश्व के 36 हॉटस्पॉट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप इतना याद रखिएगा फ्यूजी पर्वत के बारे में 3 पॉइंट। जापान की सबसे ऊंची चोटी है फ्यूजी पर्वत। ठीक है ना। और अराकान योमा पर्वत के बारे में ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अरारत पर्वत के बारे में। ठीक है ना। अरारत पर्वत के बारे में यह तुर्की में स्थित मृत ज्वालामुखी चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यह तुर्की में स्थित मृत ज्वालामुखी चोटी है और यह तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, और इस चोटी क्षेत्र में एल्ब्रूस, ठीक है ना, एल्ब्रूस तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियां आकर मिलती हैं। ठीक है ना। तो अरारत पर्वत के बारे में ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। ये तुर्की में स्थित जो है मृत ज्वालामुखी चोटी है और तुर्की की सबसे ऊंची जो है वो पर्वत चोटी है अरारत पर्वत। ठीक है। अब देखते हैं एशिया के प्रमुख पठार। तो देख लीजिए कौन कौन से पठार है। अनातोलिया का पठार, ईरान का पठार, पामीर का पठार, पोटवार का पठार, तिब्बत का पठार और सान का पठार। ठीक है ना। तो आइए एक एक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अनातोलिया का पठार, यह तुर्की में स्थित अंतः पर्वतीय पठार है और यह पठार पानटीन तथा टारस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है और यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इस पठार पर तुर्की की राजधानी अंकारा स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तुर्की की जो राजधानी है अंकारा वो इसी पठार पर स्थित है। कौन सा पठार पर? अनातोलिया के पठार पर। ठीक है ना। और इस पठारी क्षेत्र को एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है ना। एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अनातोलिया के पठार के बारे में आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ईरान का पठार, तो यह एलबुर्ज, ठीक है ना, एलबुर्ज तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और इस पठारी क्षेत्र में ईरान के प्रमुख मरुस्थल दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर स्थित हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मरुस्थल दोस्तों पूछ देता है कि दस्त ए लूट मरुस्थल और दस्त ए काबिर मरुस्थल जो है ये किस देश में स्थित है? तो ईरान देश में स्थित है और इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है, ईरान के पठार में स्थित है। ठीक है ना। दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर ये ईरान के प्रमुख मरुस्थल हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इस पठारी क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कौन सा पठार है? ईरान का पठार। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं पामीर का पठार। दोस्तों यह एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित पठार है। एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित पठार है और इस पठारी क्षेत्र में एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आकर मिलती हैं, अतः इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं। पामीर की गांठ भी कहते हैं, पामीर नॉट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, अतः इसे विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पठार है पोटवार का पठार। ठीक है ना। तो यह पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित पठार है, पोटवार का पठार। इस पठार पर जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तथा प्रमुख शहर रावलपिंडी भी इसी पर स्थित है। ठीक है। तो कौन सा पठार है? पोटवार का पठार। और दोस्तों इसी पोटवार के पठार पर जो है रावलपिंडी में पाकिस्तान का सैन्य अड्डा स्थित है। ठीक है ना। तो पोटवार का पठार के बारे में ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है, जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं और जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद जो है और प्रमुख जो शहर है रावलपिंडी वो इसी पर स्थित है। ठीक है ना, पोटवार के पठार पर। ठीक है। और रावलपिंडी में ही पाकिस्तान का सैन्य अड्डा स्थित है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार देखते हैं। तिब्बत का पठार, यह पठार हिमालय पर्वत तथा कुनलुन शान पर्वत के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत और कुनलुन शान पर्वत के बीच स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा ऊंचा पठार है। ठीक है, और इस पठार पर बहुत से हिमनद पाए जाते हैं जिनसे एशिया की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है, ठीक है, सिकियांग है। ठीक है ना, तो याद रखिए दोस्तों, तिब्बत का पठार ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शान का पठार देखते हैं। शान का पठार, यह पूर्वी म्यांमार का प्रमुख पठार है। पूर्वी म्यांमार का प्रमुख पठार है। इस पठार पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं, सीसा, जस्ता, चांदी। ठीक है, और यहाँ बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। और इस पठार पर साल्विन नदी बहती है। तो शान के पठार पर साल्विन नदी बहती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, स से शान और स से साल्विन नदी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखते हैं एशिया की प्रमुख झीलों। ठीक है, झील देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 लिखा गया है। पहला देखिए मृत सागर है, दूसरा पर देख सकते हैं वंगोल है, तीसरा है, ठीक है ना, अर्मिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा कहाँ कहाँ स्थित है, यहाँ पर देख सकते हैं। आइए पहले देखते हैं हम मृत सागर के बारे में। ठीक है ना, तो यह इजराइल तथा जॉर्डन के सीमा क्षेत्र पर स्थित झील है। जो मृत सागर है वो इजराइल और जॉर्डन के सीमा क्षेत्र पर स्थित झील है। यह झील भ्रंश घाटी में स्थित है और इस झील में बहुत अधिक लवणीयता पाई जाती है। 340% पाई जाती है दोस्तों, 340%। फ्रेंड्स, जो लवणीयता का जो मात्रक है वो ग्राम प्रति हजार। ठीक है ना, ग्राम प्रति हजार। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 340%, यानी कि अगर दोस्तों कहें कि 340% यानी कि लवणीयता पाई जाती है मृत सागर में। ठीक है ना, और इस झील में जीवन का अस्तित्व नहीं पाया जाता है, अतः इसे जो है मृत सागर कहते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे मृत सागर कहते हैं। और दोस्तों यह झील विश्व के सबसे स्थलीय भागों में सबसे निम्नतम बिंदु पर स्थित झील है, -403 मीटर। ठीक है, इसके जो किनारे हैं -403 मीटर गहराई पर स्थित है। अगला झील है वान गोल झील। यह तुर्की की सबसे बड़ी झील है। इस झील में बहुत अधिक लवणीयता पाई जाती है और यह झील विश्व की सबसे बड़ी लवणीय सोडा झील है। ठीक है ना, तो वान गोल झील। अगला है तीसरा झील दरिया ए उर्मिया झील। यह ईरान की सबसे बड़ी लवणीय झील है और यह झील ईरान के नॉर्थ वेस्ट भाग में स्थित है। ठीक है, अगला है सागर है झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, यह यूरेशिया में स्थित झील है। यह झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है ना, कैस्पियन सागर। इस झील के किनारे विभिन्न देश स्थित हैं। कौन कौन सा? रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है। ठीक है, इस झील में वोल्गा तथा यूराल नदियाँ गिरती हैं। इस झील के उत्तरी भाग में मीठा जल तथा दक्षिणी भाग में लवणीय जल पाया जाता है। ठीक है, इस झील के आसपास जीवाश्म ईंधन के भंडार पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम वाकू में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कैस्पियन सागर। ठीक है, अगला है अरल सागर। तो यह झील कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। यह कजाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी झील है अरल सागर। ठीक है, और इस झील में सिर दरिया तथा जो है अमू दरिया नदियाँ गिरती हैं। यह मीठे पानी की झील है जो निरंतर सिकुड़ती जा रही है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा का सामना यह झील कर रही है। कौन सी झील दोस्तों? अरल सागर। ठीक है, और इस झील का अस्तित्व खतरे में है तथा यह अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। अगला है बल्कास झील। यह कजाकिस्तान में स्थित मीठे पानी की झील है। यह कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील सिकुड़ती जा रही है, बल्कास झील। अगला है इस्सिक कुल। यह किर्गिस्तान की प्रमुख झील है। यह झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है इस्सिक कुल। इस झील के नाम का अर्थ होता है गर्म झील, क्योंकि यह झील कभी जमती नहीं है। ठीक है, पर्वतों से घिरे होने के कारण इस झील वाले क्षेत्र में विषम जलवायु नहीं पाई जाती। अगला है किंगघाई झील। यह चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील है। चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील है किंगघाई झील। इस झील में अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। लवणीयता होने के बावजूद इस झील में मछलियाँ पाई जाती हैं। इन मछलियों पर निर्भर करने वाले प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, तो किंगघाई झील के बारे में याद रखिएगा। यह चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील है, किंगघाई झील। ठीक है, अगला है उप्स झील। यह मंगोलिया में स्थित लवणीय झील है। ठीक है ना, उप्स झील मंगोलिया में स्थित लवणीय झील है और यह मंगोलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील भी है। ठीक है, यह विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, यानी कि सम्मिलित है। ठीक है ना, तो उप्स झील याद रखिएगा, मंगोलिया में स्थित लवणीय झील है। और चीन वाला याद रखिएगा किंगघाई। ठीक है ना,
दोस्तों अगला देखते हैं बैकाल झील के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यह झील रूस में स्थित है। बैकाल झील यह विश्व की सबसे गहरी झील है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, आयतन की दृष्टि से। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस झील में विश्व के मीठे पानी के लगभग 20% भंडार पाए जाते हैं। यह झील भ्रंश घाटी में स्थित है और यह झील विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। ठीक है ना। तो बैकाल झील के फ्रेंड्स, बैकाल झील के बारे में इतनी सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, बैकाल झील के बारे में ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तोनले सैप झील। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, यह कंबोडिया में स्थित झील है और यह साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील से तो जो है तोनले सैप नदी निकलती है जो मेकांग नदी से मिलती है। ठीक है, और यह झील विश्व के 36 हॉटस्पॉट में सम्मिलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोबा झील यह इंडोनेशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। ठीक है ना। टोबा झील के बारे में याद रखिएगा, इंडोनेशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है टोबा झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा है, बीवा झील। यह जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बीवा झील। यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का एक द्वीप है होन्शु द्वीप, उसी पर स्थित है बीवा झील। ठीक है, जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, अब देखते हैं एशिया की प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ पर सभी नदियों का आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम एक एक नदी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है टिग्रिस व यूफ्रेटस नदी। ठीक है, तो यह नदियाँ तुर्की में स्थित टारस पर्वत से निकलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। ठीक है, यह नदियाँ तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है। इन नदियों के बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इन नदियों के बेसिन क्षेत्र में विश्व की पहली सभ्यता का विकास हुआ था जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच। ठीक है, टिग्रिस नदी तुर्की तथा सीरिया के बीच सीमा बनाती है। याद रखिएगा, जो टिग्रिस नदी है वो तुर्की और सीरिया के बीच में सीमा बनाती है। टिग्रिस नदी के किनारे इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। तो पूछेगा क्वेश्चन, इराक की जो राजधानी है बगदाद वो कौन सी नदी के किनारे है, तो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यूफ्रेटस नदी जो है पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो यूफ्रेटस नदी पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दोस्तों यह दोनों नदियां इराक में मिलती हैं जिसके बाद इन्हें सत अल अरब कहा जाता है। ठीक है, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां दोस्तों इराक में मिल जाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं उसके बाद में सत अल अरब कहते हैं। सत अल अरब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हेलमंद नदी के बारे में। हेलमंद नदी यह नदी हिंदू कुश पर्वत से निकलती है तथा हामोनपू झील में गिरती है। यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी व प्रमुख नदी है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी प्रमुख नदी है हेलमंद नदी। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में अफीम की गैरकानूनी खेती की जाती है। इस नदी वाले क्षेत्र में गोल्डन क्रिसेंट स्थित है जो दोस्तों अफीम के गैरकानूनी व्यापार के लिए कुख्यात है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान सम्मिलित है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा हेलमंद नदी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिर दरिया एवं अमू दरिया के बारे में। यह मध्यवर्ती एशिया की प्रमुख नदियां हैं। यह नदियां अरल सागर में गिरती हैं और यह मध्यवर्ती एशिया के विभिन्न देशों के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओब नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम अल्ताई पर्वत से होता है तथा यह ओब की खाड़ी में गिरती है। यह नदी नदमुख बनाती है और इर्तिस इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इर्तिस ओब नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद है ये निसे नदी। ठीक है, इस नदी का उद्गम सयान पर्वत से होता है तथा यह येनिसी की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी नदी के बारे में येनिसे नदी के बारे में अंगारा व तुंगस्का इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और यह नदी भी नदीमुख बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लीना नदी देखते हैं। लीना नदी यह बैकाल झील के पास स्थित पर्वतों से निकलती है। यह नदी लेप्टेव सागर में गिरती है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। यह आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है कौन सी, लीना नदी। यह साइबेरिया के मैदान की प्रमुख नदी भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखिएगा कि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है लीना नदी। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला मतलब नदी है आमूर नदी।
यह नदी मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तथा टार्टरी की खाड़ी में गिरती है। यह नदी रूस तथा चीन के बीच सीमा का निर्माण करती है। रूस और चीन के बीच में सीमा का निर्माण करती है आमूर नदी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स वांगही नदी। वांगही नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है तथा यह बोहाई की खाड़ी में गिरती है। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है। यह नदी पीले रंग के अवसाद लाती है, अतः इसे पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, वांगही नदी को। ठीक है ना, अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण यह नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करती है, अतः इसके कारण बाढ़ आती है और इसे चीन का शोक कहा जाता है। किसको? वांगही नदी को, वांगही नदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यांगतीसी नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यह एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो यांगतीसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहला पर है नील नदी। ठीक है, और इस नदी पर थ्री गॉर्जियस डैम यानी कि थ्री गॉर्जियस डैम बांध स्थित है 24,000 मेगावाट। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कौन सी नदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा यांगतीसी नदी पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना है और इस नदी का उपयोग दोस्तों नौवहन के लिए किया जाता है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में कृषि की जाती है। इस नदी के किनारे चीन के प्रमुख शहर स्थित हैं, जैसे शंघाई, वुहान और हांगझोउ। ठीक है ना, ये 3 प्रमुख शहर हैं चीन के, शंघाई, वुहान और हांगझोउ। ठीक है ना, हांगझोउ। तो किस नदी के किनारे? याद रखिएगा यांगतीसी नदी के किनारे। ठीक है, और इस नदी के बेसिन क्षेत्र में लौह अयस्क तथा पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो यह नदी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है ना, यांगतीसी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिकयांग नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है तथा यह दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह दक्षिण चीन की प्रमुख नदी है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। सिकयांग नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल, लाल क्या है? इस नदी के किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है। तो ये लाल नदी है। ठीक है ना, तो लाल नदी के किनारे क्या स्थित है? वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, वो लाल नदी के ही किनारे स्थित है। तो आप केवल इसके बारे में एक ही पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई वो लाल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद है छाओ फ्राया नदी। इस नदी के किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, छाओ फ्राया नदी। बैंकॉक जो है छाओ फ्राया नदी। ठीक है, ठीक है, अगली नदी है मेकांग नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है तथा यह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। ठीक है, इस नदी के किनारे लाओस तथा कंबोडिया की राजधानी वियंतियन तथा नाम पेन स्थित है। ठीक है, लाओस की राजधानी हो गई वियंतियन और कंबोडिया की राजधानी नाम पेन स्थित है। तो कौन सी नदी है? मेकांग नदी। ठीक है ना, मेकांग नदी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेकांग नदी का पूरा बनाया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसी नदी के बारे में, मेकांग नदी के बारे में। यह नदी चीन, म्यांमार और लाओस के ट्रिपल पॉइंट से गुजरती है। यह म्यांमार तथा लाओस के बीच सीमा का निर्माण भी करती है। यह नदी म्यांमार तथा थाईलैंड, लाओस के ट्रिपल पॉइंट से गुजरती है और इस ट्रिपल पॉइंट वाले क्षेत्र में स्वर्णिम त्रिभुज स्थित है। यह त्रिभुज वाला क्षेत्र अफीम की गैरकानूनी खेती एवं व्यापार के लिए कुख्यात है। कंबोडिया में यह नदी तोनले सैप नदी में से मिलती है। तो तोनले सैप नदी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो यही नदी जो है कौन सी नदी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मेकांग नदी जो है वो कंबोडिया में इसी नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों साल्वी नदी। इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, कि जो शान का पठार है उस पर यह नदी बहती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है तथा यह मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। यह पूर्वी म्यांमार की प्रमुख नदी है। यह नदी म्यांमार तथा थाईलैंड के बीच सीमा का निर्माण करती है और यह नदी शान के पठार पर बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरावदी नदी। इस नदी का उद्गम हिमालय से निकलने वाली विभिन्न धाराओं के मिलने से होता है। यह नदी अंडमान सागर में गिरती है। यह म्यांमार की सबसे प्रमुख एवं लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है इरावदी नदी। ठीक है, और इस नदी का उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में म्यांमार का प्रमुख शहर यांगून स्थित है। इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है और चिंदविन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इरावदी नदी।
अगली नदी है सुरमा नदी। यह पूर्वी बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। भारत में इसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की प्रमुख नदी है। सुरमा नदी अन्य नदियों धाराओं के साथ मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है और इस नदी पर तपाई मुख परियोजना का विकास किया जा रहा है 450 मेगावाट, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब एशिया के प्रमुख मैदान, ठीक है। पहला है मेसोपोटामिया के मैदान, ठीक है। तो ये देखिए इसके बारे में, यह मैदान पश्चिम एशिया में स्थित है। इन मैदानों का निर्माण टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी द्वारा हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं और इस मैदानी क्षेत्र का उपयोग मुख्यतः पशुपालन के लिए किया जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के भंडार पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम भी पाया जाता है, ठीक है। और इस मैदानी क्षेत्र में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। तो मेसोपोटामिया के पठार के बारे में, मैदान के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मंचूरिया का मैदान, ठीक है ना। तो यह चीन के नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ चरनोजम मृदा पाई जाती है और अतः पौष्टिक घास का विकास होता है और यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। इस घास के मैदान में लौह अयस्क के भंडार भी पाए जाते हैं, अतः यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है ना। देखिए फुसबन, सयांग, अनानास, यह तीनों स्थान सम्मिलित रूप से मुकदेन त्रिभुज कहलाते हैं। फुसबन, सयांग और अनसान, ठीक है ना, यह तीनों स्थान सम्मिलित रूप से मुकदेन त्रिभुज कहलाते हैं। अगला है साइबेरिया के मैदान। यह रूस में स्थित मैदान है जो यूराल पर्वत से लीना नदी तक विस्तृत होती है। इस मैदानी क्षेत्र के दोनों ओर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, अतः यह पथरीला मैदान है और कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। इस मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में नदियों के जमने के कारण दलदली परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। और अब देखते हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल। तो पहला मरुस्थल है रुब अल खाली मरुस्थल, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। रब अल खाली मरुस्थल, यह सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा मरुस्थल है, रब अल खाली मरुस्थल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। अगला मरुस्थल है तकला मकान मरुस्थल। यह मरुस्थल चीन में कुनलुन शान तथा तियन शान पर्वतों के बीच स्थित है, ठीक है। और वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है और यह मरुस्थल तारिम बेसिन में स्थित है, ठीक है। उच्च अक्षांशों में होने के कारण यह एक ठंडा मरुस्थल है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। तो याद रखिएगा, पहला सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है विश्व का रब अल खाली मरुस्थल और दूसरा है तकला मकान, ठीक है। देखिए गोबी मरुस्थल के बारे में, यह उत्तरी चीन तथा दक्षिणी मंगोलिया में स्थित मरुस्थल है। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ठीक है। और उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण यह ठंडा मरुस्थल है और यह हमादा मरुस्थल है। इस मरुस्थल के नॉर्थ वेस्ट भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। गोबी मरुस्थल के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला मरुस्थल है वेब इल मैडेब जलसंधि। इस जलसंधि के बारे में देखिए जलसंधि क्या है। यह जलसंधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। यह यमन को जिबूती से अलग करती है और यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। कौन सी जलसंधि, बेब इल मैडेब जलसंधि, ठीक है। यह जलसंधि तेल के व्यापार के लिए विख्यात है। आगे देखते हैं हॉर्मुज जलसंधि। हॉर्मुज, यह जलसंधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। यह ईरान को ओमान से अलग करती है, ठीक है। जोड़ती किसको है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ईरान को ओमान से अलग करती है, ठीक है। अगला है जोहोर बाहरू जलसंधि। यह जलसंधि मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है जोहोर बाहरू जलसंधि, ठीक है। अगला है मलाक्का जलसंधि। यह जलसंधि मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है मलाक्का जलसंधि। यह जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद है सुंडा जलसंधि। यह जलसंधि सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद है मकासर जलसंधि। यह बोर्नियो को सुलावेसी से अलग करती है और सेलेबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है। अगला है लूनो जलसंधि। यह जलसंधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है और दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लूजोन जलसंधि, ठीक है।
अब देखते हैं पाक जल संधि। यह जल संधि मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है और अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है ना, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, यह इस जल संधि वाले क्षेत्र में भारत तथा श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद है। ठीक है, यह भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से भी जोड़ती है। दक्षिण चीन सागर के बारे में देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इस सागर में चीन तथा साउथ ईस्ट एशियाई देशों के कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है। ठीक है ना, पारासल और स्प्रेटली द्वीप समूह। ठीक है, अब देखते हैं बंदरगाह देख लेते हैं। चीन द्वारा श्रीलंका में हम्बनटोटा तथा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। भारत श्रीलंका में कांसेनतुरई बंदरगाह तथा ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है। भारत जो है श्रीलंका में कांसेनतुरई कांकेसन तुरई बंदरगाह और ईरान में चाबहार। ठीक है दोस्तों, रामसर साइट कितने हैं? 27 है। लास्ट वाला सुंदरवन है। यदि फिर से पुराना डेटा है, ठीक है, 1 फरवरी 2019 के अंतर्गत। ठीक है, तो फिर इसको आप मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देख लिया पूरा एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप में दोस्तों नदी झील पठार, ठीक है, मरुस्थल और घास के मैदान जितने थे हमने सारे देख लिए दोस्तों। ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।